गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व में प्रत्यायोजन, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं डेलीगेशन, के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको प्रत्यायोजन का अर्थ समझना होगा। प्रत्यायोजन का अर्थ होता है कार्यभार को सौंपना या कार्यभार को कम करना। कोई भी संगठन है, उसमें जो भी अधिकारी कार्य करते हैं उनकी अपनी सीमाएं और क्षमताएं होती हैं। उन सीमाओं और क्षमताओं के अंदर रहकर ही वह कार्य करता है। लेकिन कभी कभी अधिकारियों के पास कार्यों का बहुत अधिक भार बढ़ जाता है। इस कार्यभार को कम करने के लिए वो अपने से नीचे जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनको अधिकार सहित या उत्तरदायित्व सहित कार्य सौंपते हैं। इसे कहते हैं प्रत्यायोजन। मूरे के अनुसार प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्तियों को कार्य का वितरण करना है और उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। अतः संगठन में कोई भी अधिकारी है, जब वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कार्यभार सौंपेगा तो उस कार्यभार के साथ में वो उन्हें अधिकार भी देंगे और उसे अधिकारों को या उस कार्य को करने के लिए उत्तरदायित्व भी देंगे। तो ये होता है प्रत्यायोजन। अब हमें ये समझना होगा कि प्रत्यायोजन की आवश्यकता और महत्व क्या है। प्रत्यायोजन की पहली आवश्यकता है मानवीय अपूर्णता का पूरक। दूसरा है प्रबंधकीय गुणों के विकास का साधन। तीसरा तकनीकी जटिलताएं। तीसरा नैतिक स्तर और मनोबल में वृद्धि। प्रबंध कार्यों में सुविधा और तत्काल निर्णय। तो पहला पॉइंट है मानवीय अपूर्णता का पूरक। जैसा कि स्पष्ट होता है कि जो अधिकारी है वो अपने से नीचे कर्मचारियों को आदेश देगा और उसके पास जो कार्यभार है, कोई भी कार्य है उस कार्य को वो उस अधीनस्थ कर्मचारियों को देगा कार्य करने को। एक मानवीय अपूर्णता का पूरक होता है प्रत्यायोजन। दूसरा है प्रबंधकीय गुणों का विकास। जब एक उच्च अधिकारी अपने कर्मचारियों को कुछ कार्यभार सौंपेगा तो उस कार्यभार को सौंपने के साथ उनको कुछ अधिकार भी देंगे। उस अधिकारों को करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों में कुछ प्रबंधकीय गुणों का होना आवश्यक है। मतलब कोई भी कर्मचारी है यदि कोई कार्य करता है तो उसे उस कार्य को करने की योग्यता होनी चाहिए। इससे उसमें प्रबंधकीय गुणों का विकास होगा। इसीलिए भी प्रत्यायोजन आवश्यक माना जाता है। तीसरा है तकनीकी जटिलताएं। प्रत्येक कार्य में कुछ ना कुछ कठिनाइयां होती हैं। उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए उसमें प्रबंध के जितने भी गुण हैं उनको सीखना आवश्यक है। तो इन तकनीकी जटिलताओं को कम करने के लिए भी प्रत्यायोजन आवश्यक है। चौथा है नैतिक स्तर और मनोबल में वृद्धि। जब प्रत्यायोजन किया जाता है तो एक अधीनस्थ कर्मचारी है, उसके नैतिक स्तर में वृद्धि होती है और कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होती है। कर्मचारियों का मनोबल किस प्रकार बढ़ेगा? जैसे कि समझ लीजिए आप एक उच्च अधिकारी है, वो अधीनस्थ कर्मचारियों को कुछ कार्य सौंपेगा। उस कार्य को करने के लिए जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार प्रत्यायोजन के द्वारा नैतिक स्तर और मनोबल में वृद्धि होती है। पांचवा है प्रबंध कार्यों में सुविधा। प्रत्यायोजन के द्वारा जो प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं उनको करने में सुविधा होती है। छठा है तत्काल निर्णय। तत्काल मतलब जल्दी निर्णय लेना। तो प्रत्यायोजन के द्वारा तत्काल मतलब जल्दी क्विक निर्णय लिया जाता है कि किस कर्मचारी को किस प्रकार का कार्य दिया जाए। तो तत्काल निर्णय प्रत्यायोजन के माध्यम से प्रत्यायोजन के लिए आवश्यक है। तो ये हुआ है हमारा प्रत्यायोजन का आवश्यकता एवं महत्व, जिसमें हमने मानवीय अपूर्णता का पूरक, प्रबंधकीय गुणों के विकास का साधन, तकनीकी जटिलताएं, नैतिक स्तर और मनोबल में वृद्धि, प्रबंध कार्यों में सुविधा और तत्काल निर्णय, ये 6 पॉइंट है जो कि प्रत्यायोजन की आवश्यकता और महत्व को समझाते हैं। अब हम पहुंचते हैं प्रत्यायोजन के तत्व। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कार्य किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी को सौंपा जाता है तो उसके साथ साथ उसको अधिकार और उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं जिससे कि वो कार्य को पूरा कर सके। तो
प्रत्यायोजन के 3 तत्व हैं। पहला है अधिकार प्रदान करना, दूसरा है कार्य वितरण करना और तीसरा है उत्तरदायित्व निर्धारित करना। जब भी एक उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिए जाते हैं, कार्य सौंपा जाता है, तो उनको उन कार्यों करने के लिए कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। अधिकारों के बिना कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं कर सकता है। तो एक प्रत्यायोजन का आवश्यक तत्व है अधिकार प्रदान करना। दूसरा है कार्य वितरण। कार्य वितरण का अर्थ है कि किस किस कर्मचारी को किस किस प्रकार का कार्य दिया जाएगा। वो उसकी तकनीकी क्षमताओं के आधार पर, उसके नेतृत्व गुणों के आधार पर उसको कार्य सौंपा जाएगा। तो कार्य वितरण भी प्रत्यायोजन का एक आवश्यक तत्व है। तीसरा है उत्तरदायित्व निर्धारित करना। एक उत्तरदायित्व जो है, कार्य जब सौंपा जाता है तो एक उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निर्धारित की जाती है, जवाबदेहिता भी निर्धारित की जाती है। किसी भी कार्य करने के लिए कर्मचारियों में जवाबदेहिता का होना आवश्यक है। जब तक वो जवाबदेहिता नहीं होगी, वो उस कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं प्रत्यायोजन के प्रकार। प्रत्यायोजन को हमने 6 प्रकारों में बांटा है। पहला प्रत्यायोजन होता है लिखित एवं मौखिक प्रत्यायोजन, दूसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रत्यायोजन, तीसरा है सामान्य एवं विशिष्ट प्रत्यायोजन, चौथा है पूर्ण अथवा आंशिक प्रत्यायोजन, पांचवा है सशर्त अथवा अशर्त प्रत्यायोजन और छठा है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। हम पहले टाइप की बात करें तो पहला टाइप है लिखित एवं मौखिक प्रत्यायोजन। लिखित जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, लिख करके, और मौखिक मतलब आपने बोल करके कोई आदेश दिया है तो उसे मौखिक प्रत्यायोजन कहेंगे। तो पहला प्रकार है लिखित एवं प्रत्यायोजन। ऐसा प्रत्यायोजन जिसमें एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लिख करके कोई कार्य देता है, लिख करके कोई आदेश देता है, तो वह है लिखित प्रत्यायोजन। एवं मौखिक प्रत्यायोजन ऐसा प्रत्यायोजन होता है जिसमें कि एक अधिकारी केवल बोल करके ही अपने कर्मचारियों को कुछ कार्य सौंपेंगे। दूसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रत्यायोजन। औपचारिक प्रत्यायोजन जो होता है वो संगठन के द्वारा होता है और अनौपचारिक प्रत्यायोजन संगठन के द्वारा नहीं होता है। मतलब अनौपचारिक में जो कर्मचारी, अनौपचारिक प्रत्यायोजन में जो कर्मचारी होता है वो अपने आप से सोच करके ही कार्य कर लेता है, उसे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है सामान्य एवं विशिष्ट प्रत्यायोजन। सामान्य प्रत्यायोजन ऐसा प्रत्यायोजन होता है जिसमें कर्मचारी को कोई कार्य दिया जाता है, सामान्य कार्य दिया जाता है, सामान्य प्रकार का कार्य दिया जाता है, तो उसे कहते हैं सामान्य प्रत्यायोजन। और विशिष्ट प्रत्यायोजन ऐसा प्रत्यायोजन जिसमें किसी विशिष्ट कार्य को किसी कर्मचारी को सौंपा जाता है और वो वह कार्य करता है, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रत्यायोजन। पूर्ण अथवा आंशिक प्रत्यायोजन, जब पूर्ण कार्य कर्मचारियों को सौंपे जाते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण प्रत्यायोजन। आंशिक प्रत्यायोजन आंशिक रूप से सौंपे जाने वाले कार्यों को आंशिक प्रत्यायोजन कहते हैं। पांचवा है सशर्त अथवा अशर्त प्रत्यायोजन। सशर्त मतलब शर्त के साथ और अशर्त मतलब बिना शर्त के। तो कुछ जब अधिकारी कर्मचारियों को कोई कार्य देते हैं तो उनके साथ में कुछ कंडीशन या शर्त लगा देते हैं कि आपको इस कंडीशन के तहत कार्य करना होगा, तो उसे कहते हैं सशर्त प्रत्यायोजन। और दूसरा है अशर्त प्रत्यायोजन, जो कर्मचारी को सिंपल तौर पे कार्य सौंपा जाता है तो उसे बोलते हैं अशर्त प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष रूप से सौंपे जाने वाले कार्यों को प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्टली जो कार्य कराया जाता है उसे अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रत्यायोजन के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। यदि हम बात करें अधिकारियों की, प्रबंधकों की, तो प्रबंधकों की ओर से भी कुछ कठिनाइयां प्रत्यायोजन में आती हैं और कर्मचारियों की तरफ से भी कुछ कठिनाइयां आती हैं। जब तक एक अधिकारी
सही तरीके से आदेश नहीं देगा, सही प्रकार से अपने अधीनस्थों को गाइड नहीं करेगा, तब तक वो कार्य नहीं हो सकता है। तो प्रत्यायोजन जो है वो प्रबंधकों और कर्मचारियों के समन्वय के बिना अधूरा है। किसी भी संगठन में यदि प्रत्यायोजन होना है तो उसमें प्रबंधकों और कर्मचारियों के मध्य अच्छी प्रकार से समन्वय होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं प्रबंधकों की ओर से क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती है। पहली कठिनाई है निर्देशन योग्यता का अभाव। निर्देशन योग्यता का मतलब होता है जब एक अधिकारी है वो कर्मचारी को किसी कार्य को सौंपता है और उस कार्य को सौंपने के साथ उनको अधिकार और उत्तरदायित्व भी देता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी अधिकारी ऐसे होते हैं जिनमें निर्देशन योग्यता का अभाव होता है। अतः वो अपनी बात को अच्छी प्रकार से नहीं समझा सकते हैं या अच्छी प्रकार से निर्देशन नहीं दे सकते हैं, तो इससे वह कार्य अधीनस्थ कर्मचारी नहीं समझ पाता है, जिससे कि प्रत्यायोजन संभव नहीं हो पाता है। दूसरा होता है मिथ्याधन। मिथ्याधन मतलब होता है झूठा ही अपने ऊपर मिथ्याधन। एक अधिकारी को अपने ऊपर झूठा ही विश्वास होता है कि भाई मैं ये कार्य करवा लूंगा, मतलब वो ये हमेशा इसी दम में रहता है, इसी उसमें रहता है कि भाई जो अधिकारी है उसे हमेशा ये लगा रहता है कि वह कर्मचारियों से अपना कार्य करवा लेगा किसी भी कंडीशन में, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी में समन्वय की आवश्यकता होती है, तो उसे अधिकारी को मिथ्या धन से निकलने की आवश्यकता होती है। तीसरा है समन्वय की कमी। जब तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जबकि अधिकारी और कर्मचारी के बीच में समन्वय नहीं हो। समन्वय का मतलब है यदि उनमें आपस में समझ नहीं हो, कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाए, तो समन्वय की कमी की वजह से भी प्रत्यायोजन सही प्रकार से नहीं हो पाता है। चौथा है अधीनस्थों में है। अधीनस्थों में वह का अर्थ है कि जो अधिकारी होता है, अधिकारी जब कार्य देता है तो अधीनस्थों या नीचे के कर्मचारियों में भय रहता है कि यदि हम कार्य नहीं करेंगे तो हमें अपने पद से हटा दिया जाएगा या हमारे लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हो सकती है। तो ये जो डर है वो हमेशा कर्मचारियों में बना होता है, जिससे कि प्रत्यायोजन सफल नहीं हो पाता। पांचवा है अधीनस्थों में विश्वास का अभाव। प्रत्यायोजन प्रबंधक बाईचांस से कोई कार्य देता है कर्मचारियों को और वो कार्य समय पर पूरा नहीं होता है, तो अधीनस्थों में एक विश्वास की कमी हो जाती है कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि वह प्रबंधक उस कार्य को समय पर दे और समय पर उन्हें अच्छी प्रकार से निर्देशन दे, तो कर्मचारी अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, जिससे कि कर्मचारियों में विश्वास भी होगा और वो कार्य समय पर भी पूरा होगा। अब हम बात करते हैं कर्मचारियों की ओर से प्रत्यायोजन में क्या क्या कठिनाइयां आती है। जैसा कि हमने बात की, आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास का जो अभाव होता है वो भी प्रत्यायोजन के मार्ग में महत्वपूर्ण कठिनाई लाता है। दूसरा है पर्याप्त सूचनाओं का अभाव। जब तक अधीनस्थ कर्मचारियों को पर्याप्त सूचनाएं नहीं मिलेगी, उसके कार्य से संबंधित नए अपडेट नहीं मिलेंगे, तब तक वो कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है, जिससे कि प्रत्यायोजन संभव नहीं हो पाता है। प्रेरणाओं की अप्राप्तता भी प्रत्यायोजन के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कठिनाई है। कहने का अर्थ है जब तक कर्मचारियों को समय समय पर मनोबल नहीं मिलेगा, उन्हें समय समय पर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक वो अपने कार्य समय पर नहीं कर पाएंगे और कार्य समय पर नहीं होने के कारण प्रत्यायोजन सफल नहीं हो पाएगा। अतः किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए अधिकारी और अधीनस्थ के मध्य समन्वय होना चाहिए। इस समन्वय यदि होगा तो प्रत्यायोजन आसानी से होगा और वह संगठन अच्छी प्रकार से कार्य कर पाएगा। तो प्रत्यायोजन में हमने आवश्यकता एवं महत्व पढ़ी है। प्रत्यायोजन के तत्व पढ़े हैं 3 तत्व, जिसमें कि अधिकार प्रदान करना, कार्य विवरण करना, उत्तरदायित्व निर्धारित करना। फिर हमने बात करी प्रत्यायोजन के प्रकार की, फिर हमने बात करी कठिनाइयों की, वे प्रबंधकों की ओर से क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और कर्मचारियों की ओर से कठिनाइयां क्या क्या आती हैं।
अभी यदि हम प्रश्नों की बात करें, यदि प्रश्न की बात करें, छोटे प्रश्न की बात करें तो प्रत्यायोजन का अर्थ समझाइए। प्रत्यायोजन का अर्थ समझाइए, जिसमें कि आप उसकी प्रत्यायोजन के बारे में बताएंगे और उसकी 2-3 डेफिनेशन बताएंगे। मतलब उसमें अर्थ आ जाएगा आपका, छोटे प्रश्न की हम बात करें तो उसमें अर्थ आ जाएगा, और दूसरा आप 2-3 परिभाषाएं बता सकते हैं। छोटे प्रश्न में यदि आपसे पूछता है प्रत्यायोजन का अर्थ समझाइए तो आप अर्थ बता दें, और फिर 2-3 परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों ने दी हैं वो आप उसमें बता सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न की बात करें, प्रत्यायोजन का अर्थ समझाइए। प्रत्यायोजन के तत्व, प्रकार एवं उनके मालूम में आने वाली कठिनाइयों का सविस्तार वर्णन कीजिए। यदि आपका निबंधात्मक प्रश्न बनता है तो वो इस प्रकार से बन सकता है कि प्रत्यायोजन का अर्थ समझाइए, प्रत्यायोजन के तत्व, प्रत्यायोजन के प्रकार एवं उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो जब आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो प्रत्यायोजन का आप अर्थ बता दीजिएगा, उसमें 3-4 जो उसकी परिभाषाएं हैं वो बताइएगा। फिर हम बात करते हैं तत्व की, जो मैंने आपको 3 तत्व बताए हैं, अधिकार, कार्य, वितरण और उत्तरदायित्व। प्रकार में मैंने आपको 6 प्रकार बताए हैं। मार्ग में आने वाली कठिनाइयां, जो प्रबंधकों की ओर से क्या कठिनाइयां आती हैं और कर्मचारियों की ओर से क्या कठिनाइयां आती हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, ये आप सभी प्रत्यायोजन में बताएंगे। यहाँ मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि प्रत्यायोजन में जब आप प्रश्न करेंगे तो आप जब भी बताएंगे तो उसे चार्ट के माध्यम से या फ्लो डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, जैसे कि आपने प्रत्यायोजन के प्रकार बताए हैं। तो आप इस प्रकार से डिस्क्राइब करें। फर्स्ट प्रकार, इसमें आप प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन, अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन, औपचारिक, अनौपचारिक प्रत्यायोजन, ये 6 प्रकार के जो प्रत्यायोजन मैंने आपको समझाए हैं वो यहाँ आ जाएंगे। और अगर आप और तरीके से करना चाहें तो अन्य तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसको फ्लो डायग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं। बीच में रखा आपने, ये आपने डिवाइड किया, यहाँ औपचारिक प्रत्यायोजन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। ठीक है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन, औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रत्यायोजन, पूर्ण एवं आंशिक प्रत्यायोजन, ये सब आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिस वजह से जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं।
जब भी आप किसी प्रश्न को समाप्त करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, निबंधात्मक प्रश्न में कोई भी किसी भी टॉपिक से संबंधित प्रश्न हो, उसमें आप लास्ट में देते हैं निष्कर्ष। जैसे कि आपने निबंधात्मक प्रश्न में पहले आपने उसके अर्थ बता दिया है, जैसे प्रत्यायोजन की बात करते हैं, अर्थ बताया आपने, फिर 3 या 4 परिभाषाएं बता दी आपने, उसके बाद में आपने प्रकार बता दिए हैं, फिर आपने तत्व बता दिए हैं, प्रकार का कठिनाइयां, प्रत्यायोजन की आवश्यकता है, महत्व बता दिया है आपने, और लास्ट में आप देखिए निष्कर्ष। निष्कर्ष जो आपने पूरा प्रश्न किया है उससे क्या निष्कर्ष निकला है वो आप उसे अपने शब्दों में थोड़ा सा एक पैराग्राफ में आप उसे समझाएंगे तो ये आपका पूरा प्रश्न डिस्क्रिप्शन में हो जाता है। तो आज ये आपका टॉपिक प्रत्यायोजन कंप्लीट होता है। अब अगली कक्षा में हम प्रत्यायोजन के आगे वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।